नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो अगला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो इंडिया में अमेंडमेंट हमने लिया है ये साउथ अफ्रीका से लिया है पहली बात तो। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो इतना ज़्यादा रिजिड है या डिफिकल्ट है जैसे कि यूएस का अमेंड करना, और ना ही इतना ज़्यादा ईजी है जैसे कि ब्रिटेन का। ठीक है, हमारा जो अमेंडमेंट है वो 368 के तहत होता है, जो कि पार्ट 20th में रखा गया है जिसको। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट चाहे तो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है। लेकिन 1973 में एक केस आया था, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको छोड़कर संविधान में पार्लियामेंट जो कुछ चाहे वो बदलाव कर सकती है। क्योंकि केशवानंद भारती केस आने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें जल्द जल्द बदल दी गई। इवन 42nd अमेंडमेंट एक्ट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक का दर्जा दे दिया गया। तभी एक केस निकल के आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। उसमें बोला गया कि जो अमेंडमेंट आप करेंगे, जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी किसी भी चीज में, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बशर्ते उस जो संविधान है उसका जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और संविधान को अमेंड करने की जो हमने प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगला जो टॉपिक है वो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है संविधान में संशोधन का। The procedure for amendment of the Constitution is laid down in Article 368। जो 368 अनुच्छेद, उसमें क्या क्या प्रोसीजर दिया गया है। पहला है, an amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament and not in the state legislature। पहली बात तो ये है, जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके लिए एक बिल को पारित करना पड़ता है। वो लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में पारित हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा में ही हो सकता है क्या? केवल ऐसा नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा है राज्य की, उसमें नहीं पारित हो सकता। ठीक है, दूसरा क्लॉज इसका कहता है द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मनी बिल के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इसमें वैसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो उसमें पार्लियामेंट को प्रायर परमिशन, पहले कोई राष्ट्रपति की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इस बिल को या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या तो कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब है कोई सा भी एमपी, कोई सा भी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कोई मंत्री नहीं है। ठीक है, थर्ड क्लॉज इसका, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। जो बिल है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना आवश्यक है। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जो टोटल हाउस है उसका भी 2/3, और जो प्रेजेंट है उसका भी 2/3। स्पेशल यहाँ पे ये मेजोरिटी लगती है। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो उस दौरान लोग प्रेजेंट हैं उनका भी 2/3 चाहिए, और जितने टोटल मेंबर हैं, जैसे 545 से मान लो लोकसभा में, या 552 पूरे आ गए, तो उनका जो 2/3 होगा वो प्रेजेंट होना चाहिए, और जितने प्रेजेंट है उसमें से 2/3 वोट देंगे। ठीक है, तब जा उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाएगा। उस स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकता है। अगला इसका फोर्थ क्लॉज है, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। दोनों हाउसों को अलग अलग बिल को पास करना होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ अ disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of the deliberating and passes of the bill। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है इसमें जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए दोनों सदनों को अलग अलग बिल को पास करना होगा। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में होता है जॉइंट सेटिंग वगैरह का प्रोविजन, उस प्रकार से इसमें कोई जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। आपको अलग अलग दोनों हाउसों में सेपरेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके अमेंडमेंट हो सकता है। पांचवा क्लॉज कहता है, इफ द बिल सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द legislature of the half of the state by a simple majority, that is the majority of the member of the house present and voting। अगर कोई राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है, राज्य या संघवाद से जुड़ा हुआ मामला है, उसको अगर पार्लियामेंट अमेंड करना चाहती है तो हाफ जो है स्टेट लेजिस्लेचर की मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय ए सिंपल मेजोरिटी। स्टेट की हाफ सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसको पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर फेडरेशन से जुड़ा हुआ कोई मामला है। After duly passed by both the houses of the parliament, ratified by the state legislature,
वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद पार्लियामेंट से पास हो गया, अगर स्टेट की जरूरत है तो हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद प्रेसिडेंट के समक्ष ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट को ये आवश्यक है, वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ही कैन नीदर, ना तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं ना तो उसको डिले कर सकते हैं, ठीक है, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से भेज सकते हैं पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट को उस टाइम पे असेंट देना ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट। उनके असेंट करने के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद बिल एक्ट बन जाता है और वो पूरी तरीके से कानून में ले आया जाता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये कॉमन एक बिल को पारित करने की प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आर्टिकल 360 टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट जो है उसके प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके प्रकार आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। 2 प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 के तहत। दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द बाय अ सिंपल मेजोरिटी। But some other articles provide for the amendment of the certain provisions of the constitution by a simple majority of the parliament, that is the majority of the member of each house of the present and voting similarly to the ordinary legislative process। देखिए 2 तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, एक में स्टेट के कंसेंट की जरूरत होती है, एक में विदाउट स्टेट के कंसेंट के पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है, ठीक है। नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 368। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाते, ठीक है। Therefore, the Constitution can be amended in 3 ways: amendment by the simple majority of the Parliament, amendment by the special majority of the Parliament, and amendment by the special majority of the Parliament with the ratification of the half of the state legislature। Simple majority से, special majority से और state की सहमति से, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी से देखते हैं हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। A number of the provision in the constitution can be amended by a simple majority of the 2 houses of the parliament outside the scope of the 368। देखिए कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से लाए जा सकते हैं, लेकिन वो 368 में नहीं आते। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते। जैसे कि किसी नए प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई नए स्टेट का निर्माण करना है या किसी स्टेट के नाम चेंज करने हैं, बाउंड्री चेंज करनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करना है, विधान परिषद जो है स्टेट की उसको किसी भी स्टेट में अबोलिश करना है। सेकेंड शेड्यूल की बात है जिसमें अलाउंस वगैरह, प्रिविलेज वगैरह प्रेसिडेंट के या गवर्नर के, स्पीकर के, जजेस के, उनकी बात करी गई है। कोरम है पार्लियामेंट का, उससे रिलेटेड कुछ है, या सैलरी अलाउंसेज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, रूल ऑफ प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनके मेंबर्स और उनकी कमिटीज़ को जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पार्लियामेंट में यूज़ करना है या नहीं करना है, उससे रिलेटेड कुछ है। नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या बढ़ानी है घटानी है। कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, उस पर कुछ काम करना है। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कुछ है। ये जो 12 मुद्दे हैं और ये आपका 13 है सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ मुद्दा, इलेक्शन ऑफ द टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो इलेक्शन से, चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, किसी भी विधानसभा को कम करना या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को कम करना, लोकसभा या विधानसभा का जो क्षेत्र है उसको कम करना है, ज़्यादा करना। डीलिमिट करना मतलब उसको कम करना, उसके क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, उसमें भी ये भी 368 के तहत नहीं आता। यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए लॉ, या 5th शेड्यूल जो कि हमारा शेड्यूल्ड एरिया पे के बारे में बात करता है, या 6th शेड्यूल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, जो कि कुछ स्पेशल चार जो है हमारे उन स्टेट्स के बारे में बात करता है, 6th शेड्यूल एरिया, ठीक है। और इसमें कुछ अमेंड करना है, इसमें कुछ बदलाव करना है। 6th शेड्यूल में जो हमारे असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, इनसे रिलेटेड भी, इनके भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी आपका 368 के तहत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी से हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, जो 2/3 लोग हैं प्रेजेंट जो हैं उनका भी 2/3 और टोटल नंबर ऑफ हाउस का भी 2/3 होना जरूरी है। इस तरीके से आप स्पेशल मेजोरिटी से कोई सा भी बिल पारित कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ बिल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कुछ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ कुछ है, या फिर ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। जो फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज के जो प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, वो उनको छोड़कर उससे क्या बोलते हैं, जितने भी आते हैं वो सब कुछ स्पेशल मेजोरिटी में आते हैं, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसेंट ऑफ द स्टेट। अब ऐसा क्या है जिसमें स्टेट की भी कंसेंट चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए,
तो यहाँ पे वो आते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें स्टेट का भी कुछ लेना देना है, वो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होता है। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट शुड गिव द हिज कंसेंट। ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने समय में स्टेट को अपना कंसेंट देना है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं करी गई है। जैसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, extension of the executive power of the union and states, supreme court and high courts, distribution of legislative power between union and the states, दोनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ, एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल से रिलेटेड कुछ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, स्टेट पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंट करती है, कौन सी किसकी कितनी सीट्स होंगी, राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की पावर है, जो आर्टिकल 368 के तहत आती है, अगर उसको भी अमेंडमेंट करना पड़े तब भी स्टेट की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, ठीक है, देखिए इसकी आलोचना किन किन मामलों में करी जाती है। क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे लोगों ने इसकी आलोचना करी कि जो हमारा संविधान है उसको क्यों सही नहीं है, इसका जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का या सुधार करने का, ठीक है, संशोधन करने का। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड ओनली इन फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई जैसे यूएसए में बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्पेशली देखती है, ठीक है, और स्टेट का भी बहुत कम उसमें लिया जाता है, स्टेट जो सहमति है बहुत कम बिल्स में ली जाती है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज with the parliament, hence unlike in the USA the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution except in the one cases, that is passing a resolution requesting the parliament for the creation of abolition of the legislative council in the state. Here also the parliament can either approve or disapprove such a resolution, may not take any action on it. जैसे कि यूएसए में है स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन यहाँ स्टेट के पास बस एक ही पावर है, स्टेट बस रिकमेंड कर सकता है कि हमारे यहाँ से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटा दिया जाए या उसको इस्टेब्लिश किया जाए। उसमें भी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो चाहे उसे एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन ईदर बाय ए स्पेशल मेजोरिटी और बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ओनली इन फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड एंड दैट टू ओनली हाफ ऑफ देम, व्हाइल इन यूएसए 3/4 ऑफ द स्टेट। देखिए ज़्यादातर जो हमारे अमेंडमेंट हैं वो स्टेट का उसमें ज़्यादा हाथ नहीं होता, पार्लियामेंट ही कर सकती है, या तो स्पेशल मेजोरिटी से या तो सिंपल मेजोरिटी से। कुछ में केवल कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हमें स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हाफ की, जबकि यूएसए में 2/4 जो है स्टेट मेंबर्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। चौथा इसकी जो आलोचना का मेन बिंदु है वो है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन does not prescribe the time frame within which the state legislature should ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the state can withdraw their approval after according to the same. देखिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक चाहे वो स्टेट तो अपना अप्रूवल दे, और उनके पास ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चाहे तो अपना ना दें, चुप रह सकते हैं लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्टेट अगर राजी नहीं है तो उसके लिए वो क्या कहे, जो कि फेडरलिज्म जो है हमारा संघवाद का ढांचा है उसको कमजोर बनाता है कहीं ना कहीं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग, इसमें जॉइंट सिटिंग का भी कोई रोल नहीं है जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह में होता है। तो राज्यसभा के पास भी उतनी पावर नहीं है इसको अमेंड करने की, पूर्णतया कह सकते हैं लोकसभा के पास पावर है। और राज्यसभा जो होती है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में किसी की भी सरकार है तो सबके हर एक पार्टी के हर एक स्टेट में अगर डिफरेंट सरकारें हैं तो अपने अपने राज्यसभा एमपीज वो भेजते हैं राज्यसभा के लिए। तो एक परमानेंट बॉडीज है, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और राज्यसभा से पावर छीनना मतलब फेडरलिज्म जो संघवाद के ढांचा है उसको कमज़ोर करना, संघवाद का ढांचा कमज़ोर होता है यहाँ पे। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु रहा। और छठा पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर टू बी पास्ड बाय अ पार्लियामेंट इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी बिल। और लगभग आपने सेम कर रखा है जो कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने का है। स्पेशल मेजोरिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे वही तरीके हैं जो कि एक ऑर्डिनरी बिल में लगते हैं। तो ये था हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर और ये था लक्ष्मीकांत का चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसमें मैंने आपको बताया कि 368 के तहत आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं और 368 से हट के आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद।